नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, पटना से बड़ी खबर है, जहां बड़ी संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उनसे गुहार लगाई और अभ्यर्थियों को भी उन्होंने आश्वस्त किया। परीक्षार्थियों की मांग है कि परीक्षा की जो तारीख है वो बढ़ा दी जाए। उन्होंने साथ ही लाठीचार्ज को भी गलत बताया। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों ने भी कोचिंग संचालकों को इस पूरी घटनाक्रम का जिम्मेदार ठहराया। वहीं अभ्यर्थियों से मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा, आज छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल बीएससी के अध्यक्ष से मुलाकात करेगा और इनकी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो बीपीएससी अध्यक्ष से बात करने की बात कही जा रही है और कोचिंग संचालकों पर भी इस दौरान भड़ास निकाली गई। नीतीश कुमार जी भी बच्चों के प्रति पूरी सजगता और सहानुभूति से इनको बातों को सुनने के लिए बीपीएससी के चेयरमैन कल बच्चे से मिलेंगे और इनकी बात को सुनेंगे, गंभीरता से लेंगे। कुछ लोग जो गलत ढंग से नॉर्मलाइजेशन की बात कर करके एक वातावरण दूषित करने का, बच्चों को उत्तेजित करने का और बच्चों को पिटवाने का खेल खेले हैं, ऐसे लोग इनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो मीटिंग हुई उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बीपीएससी की तरफ से जारी नहीं हुआ, तो शिक्षकों के द्वारा ये कहा गया है अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि 15 नवंबर को आपके साथ मीटिंग की जाएगी और वहाँ जो मीटिंग हुई उसमें नॉर्मलाइजेशन के लेकर बात चल रही थी। ये अफवाह पूरे एक हवा की तरफ फैल गया। वो शिक्षक पॉपुलर है, उन्होंने हमें जिस तरीके से लीड किया, क्योंकि अंदर की बातें हम नहीं जानते। वो कह रहे हैं कि पिछले गली से नोटिफिकेशन ये नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात हो रही है, आप लोग सड़क पे आइए। हमें प्रोवोक किया गया है, तो हम जब साथ में आए ऐसा किए, लेकिन जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ हम देख रहे हैं कि वो सेफ साइड लेके चल रहे हैं, हमें पीटने के लिए छोड़ रहे हैं और वो सेफ जगह पे बैठे हैं। देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे जो दिक्कत आया है वो आयोग बच्चों से डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है, जिस कारण से हम लोग को गलत इन्फॉर्मेशन फैलाया गया। आप वो अगर चाह रहे हैं तो आप वो जो भी इंस्टीट्यूट के जो भी टीचर्स हैं उनके द्वारा हो या फिर किसी और तत्व से हो, लेकिन यहाँ पे आयोग का आना चाहिए था, उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए था। और स्पष्टीकरण बहुत डिले होने के कारण क्या हुआ, बच्चे रोड पे उतरे, क्योंकि सब में खलबली थी कि भाई होने क्या वाला है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। बच्चे जब रोड पे आ गए, लाठी डंडे पड़ गए, लोगों के पैर हाथ टूट गए, उसके बाद जाकर के रात में आयोग स्पष्टीकरण देता है। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में शुक्रवार को पटना में छात्र सड़क पर उतरे और इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जबकि बीपीएससी ने यह साफ कर दिया है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि आंदोलन के लिए छात्रों को किसने भड़काया। नॉर्मलाइजेशन पर किसने उड़ाई अफवाह? छात्रों को कौन भड़का रहा है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने यह साफ कर दिया है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रस्ताव नहीं था। विज्ञापन के किसी कंडिका में भी नॉर्मलाइजेशन की चर्चा नहीं। ये पूरी तरीके से अफवाह है। ऐसे में ये सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन पर किसने उड़ाई अफवाह? छात्रों को कौन भड़का रहा है? क्योंकि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे। अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को कई कोचिंग संचालक भी समर्थन देने के लिए उतर गए और विपक्ष के नेताओं ने भी बयानबाजी की। इसमें भड़काने वाली क्या बात है? जो सच्चाई है सच्चाई है। अगर हम लोग उनकी बात को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सत्ताधारी एनडीए नेताओं का कहना है कि विपक्ष ने छात्रों को भ्रमित करके उनका समय बर्बाद किया। तेजस्वी यादव अफवाह फैलाने की मशीन बन चुके हैं। सोनू सूद जैसे लोग समर्थन करने की पेशकश करते हैं और विपक्ष के नेता बयानों से माहौल बनाते हैं, जबकि बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन की चर्चा को ही अफवाह करार दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कोई अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों के भविष्य से खेल रहा है?
न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना पुलिस ने शनिवार को कोचिंग संचालक खान सर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर केस दर्ज कर दिया है। खान सर पर सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अफवाह फैलाने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश करने और पुलिस की छवि धूमिल करने का आरोप है। शनिवार को फीवर और डिहाइड्रेशन की वजह से खान सर अस्पताल में एडमिट हो गए। अस्पताल में इलाज करा रहे ये हैं पटना के चर्चित कोचिंग संचालक खान सर। अलग अंदाज में पढ़ाने की वजह से चर्चित खान सर कुछ दिनों पहले सीएम नीतीश से मुलाकात की वजह से चर्चा में आए थे। एक बार फिर खान सर चर्चा में हैं और वजह है शुक्रवार को छात्रों के समर्थन में गर्दनीबाग जाना और उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट से गिरफ्तारी की अफवाह उड़ाने का आरोप। पटना पुलिस ने शनिवार को कोचिंग संचालक खान सर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर केस दर्ज कर लिया है। खान सर पर सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अफवाह फैलाने, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश करने और पुलिस की छवि धूमिल करने का आरोप है। पटना पुलिस के अनुसार खान सर के एक पोस्ट पर उनकी गिरफ्तारी की अफवाह फैलाई गई, जिससे पटना पुलिस की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। खान सर के कोचिंग संस्थान की तरफ से सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया गया है। पोस्ट में लिखा है, प्रिय छात्र, आपको ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि खान सर को बीपीएससी की नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद रिहा कर दिया गया है और उनकी सेहत अब स्थिर है। खान सर ने हमेशा छात्रों के हितों का समर्थन किया है और आगे भी करते रहेंगे। बीपीएससी की नोटिफिकेशन इस बात का सबूत है कि सच हमेशा विजयी होता है और छात्रों के कल्याण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप सभी के समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद। छात्रों की जीत, बिहार की जीत। यही तो सूचना है, इसी के बारे में तो आपसे कंफर्मेशन लेना था राजीव जी। हम तो बोल तो रहे हैं कि अफवाह है। न्यूज 18 से बातचीत में पटना के एसएसपी ने साफ साफ कह दिया था कि खान सर को न तो हिरासत में लिया गया है और न ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में सवाल है कि खान सर के ऑफिशियल अकाउंट से गिरफ्तारी के बाद क्यों लिखी गई। सवाल है कि क्या कोचिंग छोड़कर खान सर नेता बनना चाहते हैं। सवाल ये भी है, जब बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं है तो फिर खान सर को कंफ्यूजन कैसे हो गया। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां सीएचओ पेपर लीक मामले में परीक्षा का पेपर लीक मामला हुआ है और इसमें 25 सॉल्वर पेपर हल कर रहे थे। ऑनलाइन पेपर हल किया जा रहा था। हर दिन 30,000 रुपए मिल रहे थे सॉल्वर को। 12 परीक्षा केंद्र पर फॉरेंसिक जांच जारी है। सर्वर रूम से कई साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। अब तक सिर्फ 3 सेंटर मालिक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 9 सेंटर मालिक अब भी फरार है। माफिया रवि भूषण सहित 9 की तलाश जारी है और परीक्षा माफिया की तलाश जारी है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक तरफ पेपर लीक हो रहा है और इस पेपर लीक के पीछे कई माफियाओं का हाथ है, जिसमें अब तक सिर्फ 3 सेंटर मालिक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 9 सेंटर मालिक फरार है। और इस पूरी खबर पर न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिन 9 माफिया फरार जो बताए जा रहे हैं, क्या उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि केवल 3 जो सेंटर हैं उनके मालिक जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ के लिए राष्ट्र स्वास्थ्य समिति ने जो एग्जाम लिया था, उसमें ये बात अब सामने आई है। जांच के दौरान आर्थिक अपराध इकाई ने ये फाइंडिंग्स की है कि जो साथी रहे उन्होंने रिमोट पर कंप्यूटर को लेकर प्रश्न पत्र जो था वो सॉल्व किया था और 25 से अधिक सॉल्वरों से करार किया गया था इसको लेकर, और इन सॉल्वरों को 30,000 रुपए प्रतिदिन देना तय हुआ था। 1 दिसंबर को जैसे ही छापेमारी की भनक मिली, सभी सॉल्वर पॉइंट जो था, सॉल्विंग पॉइंट बनाया गया था भागवत नगर के एक फ्लैट में, जो परीक्षा माफिया रवि भूषण है उसी के फ्लैट में। तो उस दौरान ये सभी जो है वो फरार हो गए। पहली पाली में रवि भूषण भी सॉल्विंग पॉइंट पर मौजूद था, जो फिलहाल अभी ईओयू की गिरफ्त में नहीं आया है। दानापुर के 2 परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी होने के कुछ देर बाद भनक मिलने पर इन सभी माफिया जो थे वो फरार हो गए थे
और निश्चित तौर पर जो अब तक की जांच रही है उसमें ये बात तय हो गई है कि 2 दर्जन सॉल्वर जो थे उन्हें 30,000 रुपए प्रतिदिन दिए जाते थे। संजय, ये भी जानना चाहूंगी कि ये सॉल्वर कब से एक्टिव थे, क्या जानकारी मिल पा रही है पुलिस की तरफ से? ये जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी जो कंपनी जो थी उससे रवि भूषण लगातार संपर्क में था पिछले 1-1.5 महीने से, और इसी दौरान वो सॉल्वरों के टच में आया था। इसमें एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि अब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने जो कंपनी में जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उनको अब रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अब निश्चित तौर पर आने वाले 1 से 2 दिनों में जो लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे गए इस पूरे मामले में उनको अब रिमांड पर लेगी, जिसमें कई जो माफिया हैं उनसे पूछताछ होगी ताकि रवि भूषण जो है जो फिलहाल फरार चल रहा है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और दरभंगा से बड़ी खबर, राम विवाह झांकी पर पथराव मामले में एक्शन हुआ है। झांकी पर पथराव मामले में FIR दर्ज की गई है। नगर थाने में 11 नामजद 2 अज्ञात पर FIR दर्ज हुई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। नगर थाना क्षेत्र के बाजितपुर मोहल्ले के पास यह घटना हुई थी और इस घटना में अब पुलिस ने एक्शन लिया है, जहां FIR दर्ज की गई है। 11 नामजद हैं तो 200 अननेम्ड पर FIR दर्ज की गई है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी में लगी हुई है। और दरभंगा में राम विवाह झांकी पर पथराव मामले की जांच शुरू हो गई है। सीसीटीवी फुटेज से जांच की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि आयोजकों ने झांकी की अनुमति नहीं ली थी। वहीं दरभंगा में तनाव बढ़ने के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और फिलहाल स्थिति नियंत्रित है। राम झांकी पर किसने की पत्थरबाजी? क्या साजिश के तहत की गई पत्थरबाजी? दरभंगा में कौन बिगाड़ रहा है माहौल? दरभंगा में राम विवाह पंचमी के मौके पर नगर थाना इलाके के बाजितपुर में शुक्रवार को झांकी निकाली गई, लेकिन जैसे ही ये झांकी बाजितपुर मस्जिद के पास पहुंची, 2 पक्षों में जमकर बवाल हो गया। बात कहासुनी से शुरू हुई और देखते ही देखते ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दरभंगा के एसपी और एसडीएम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। तौरानी से आपके बाजितपुर में भी एक राम जानकी का वो विवाह का वो समूह आ रहा था, उसको लेके वहाँ मस्जिद के पास टर्न को लेके लगता है कोई विवाद हुआ है, जिस पर दोनों पक्षों के बीच में थोड़ा संघर्ष दिख रहा है कि वहाँ पे रोड़ेबाजी हुई है। बाकी भी माहौल एकदम शांतिपूर्ण और पीसफुल है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हुई थी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दोनों पक्षों से बातचीत की गई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आरोपियों पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। अब दिखाते हैं चौथी कक्षा के छात्रा के हौसले की कहानी, जिसने अपनी बहादुरी और वीरता का परिचय देकर खूंखार अपराधियों के चंगुल से छूट गई। तभी गाड़ी रुका जाम की वजह से। देखे कि डिक्की खोला हुआ है। तो पहले हाथ का रस्सी खोले, फिर मुंह में एक कपड़ा था वो हटाए। जिस बच्ची का आप बयान सुन रहे थे, उसके हौसले की दाद देनी पड़ेगी। चौथी कक्षा की ये छात्रा वीरता का प्रमाण है। इस बच्ची ने खूंखार अपराधियों के चंगुल से खुद को छुड़ा लिया। दरअसल बेटा में चौथी कक्षा की एक छात्रा को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था, लेकिन इस बच्ची ने अपनी सूझबूझ से खुद को अपहरणकर्ताओं की चंगुल से छुड़ा लिया और अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुंच गई। चौथी कक्षा की छात्रा अनीवा परवीन जब स्कूल जा रही थी, तभी स्कॉर्पियो सवार कुछ लोग उसके पास आए। उसका नाम पता पूछा
मुंह पर हाथ रखकर उसे अगवा कर लिया। हाथ बांधकर उसे कार की डिक्की में बंद कर दिया। लेकिन भला हो बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था का कि जाम में अपराधियों की गाड़ी फंस गई। अनीवा ने इसका फायदा उठाया और न सिर्फ गाड़ी की डिक्की खोलने में सफल रही, बल्कि हाथ खोलकर खुद पास के पुलिस थाने पहुंच गई। अनीवा अपने घर में पूरी तरह से इस वक्त सुरक्षित है। हम जब जा रहे थे स्कूल तभी एक अंकल आए, एड्रेस पूछने लगे, तो तभी से एक अंकल ना पीछे से मेरा मुंह पकड़ के हाथ पकड़ लिए, फिर मेरे को डिक्की में डाल दिए दोनों अंकल मिलकर। तभी गाड़ी रुका जाम की वजह से, देखे कि डिक्की खोला हुआ है, तो पहले हाथ का रस्सी खोले, फिर मुंह में एक कपड़ा था वो हटाए, फिर अपना लेके चले गए बैग। कैमरा नहीं है, बस वही पर गली है, वहीं से बच्ची मतलब रोड स्कूल के पास से मतलब गई है। बच्ची अपना चालाकी की कि बच गई, वो भी जाम के वजह से। बच्ची के अपहरण की कोशिश के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। बच्ची के अपहरण की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि बच्ची ने अपनी सूझबूझ से खुद को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया, लेकिन लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बिहटा से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। बिहार में लोग शराबबंदी के बाद भी शादी समारोह में शराब पीने से बाज नहीं आते। उत्पाद विभाग की टीम की ऐसे ही लोगों पर पैनी नजर है। मुजफ्फरपुर में ऐसे ही शराबियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शादी में शराब पी तो खैर नहीं, शादी समारोह में शराबियों पर नजर। शराब पीना और पिलाना पड़ेगा भारी। शादियों के सीजन में मुजफ्फरपुर पुलिस सतर्क है। शादी समारोह में शराब पीने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस शराबियों के खिलाफ एक्शन में जुटी है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो ऐसे ही शराबियों की है जो शादी में शराब पीकर जश्न मना रहे थे, लेकिन अब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने एक बार फिर विशेष अभियान चलाते हुए 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 19 शराब पीने वाले और 7 शराब बेचने वाले हैं। हम लगातार अभियान चला रहे हैं कि लोग अवैध शराब नहीं पिए, शराब से दूर रहें। अभी वर्तमान में 26 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें करीब 7 बेचने वाले हैं और 19 करीब पीने वाले हैं। लगातार अभियान हमारा चलता रहेगा। लगातार नया साल भी शुरू हो रहा है तो पहले से अभियान चला रहे हैं। शादी विवाह के मौसम में शराब पीना आम बात है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उत्पाद विभाग की टीम शादी में शराब पीकर आने वालों की गिरफ्तारी के लिए सजग है। यानी शादी समारोह में अगर आपने शराब पी तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मोतिहारी पुलिस ने अरेराज, रक्सौल और मोतिहारी सेंट्रल इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब जब्त की है। पुलिस की कार्रवाई में 11,500 लीटर से ज्यादा अर्धनिर्मित देसी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने इस दौरान देसी शराब बनाने की 50 से ज्यादा भट्टियों को भी नष्ट कर दिया है। शराब माफिया के खिलाफ लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। तो मुजफ्फरपुर में हवा अब दम घुट्टू होती जा रही है। जिले के काजी मोहम्मदपुर इलाके का AQI लेवल 480 तक पहुंच चुका है और अभी भी लगातार 250 से 300 के बीच AQI लेवल बना हुआ है। आलम यह है कि लोगों को अब सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। देखिए संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। छोटे बच्चों में स्वास्थ्य में सबसे कॉमन चीज है सर्दी, खांसी, बुखार हो जाना, और इसमें प्रदूषण का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चे बाहर घूमते हैं, खेलते हैं और बाहर की हवा में वो सांस लेते हैं। और बाहर की हवा में अगर प्रदूषण होगा तो उनकी सांस में जो भी हवा जाएगी उसमें कार्बन या पॉल्यूशन जाएगा, जिससे उनका लंग्स, उनका फेफड़ा पूरी तरह से इन्फेक्टेड होगा और बीमारियों को कैच करेगा। बिहार के कई शहर जो है लगातार प्रदूषण का स्तर वहाँ काफी बिगड़ता जा रहा है। और बात करें हम मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर के भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ जिसका AQI जो है वह बेहद खतरनाक स्थिति में है। मुजफ्फरपुर के इस वक्त हम उसी जगह पे खड़े हैं, कच्ची पक्की का इलाका है और इसके आसपास तमाम जगहों पर AQI जो है लगातार
250 से 300 तक अमूमन रह रहा है, जो बेहद खराब माना जाता है। और इसका जो प्रभाव है अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। डॉक्टर्स भी बताते हैं कि लगातार AQI अगर खराब रहे तो बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष जो है वह प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आम लोगों को भी कई तरह की समस्याएं जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। और मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से AQI बीते दिनों बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, 480 तक पहुंचा था, लेकिन फिलहाल जो है वह 250 तक है। लेकिन यह भी खतरनाक ही माना जा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार शहरी क्षेत्र में पानी का छिड़काव जिला प्रशासन नगर निगम की तरफ से तो कराया गया, लेकिन जिस तरीके से AQI का स्तर काजी मोहम्मदपुर इलाके में खासकर जो है वह खराब रह रहा है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लोगों के स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।